Assalamu alaikum guys, this is Musawar Ali Sumuro and you guys are watching my YouTube channel. Today we are going to start a new topic that is function. हमने एक नया कोर्स लिया हुआ है जिसका नाम है कैलकुलस, ठीक है ना। तो हम कैलकुलस पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले आता है फंक्शंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले फंक्शंस को कवर करेंगे, उसके बाद ही लिमिट को कवर करेंगे, ठीक है ना। हम जो किताब पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलकुलस, थॉमस की 14th एडिशन। हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस हम शुरू कर रहे हैं। फंक्शन, दरअसल ये फंक्शन होता क्या है, सबसे पहला सवाल यही आता है ज़हन में कि फंक्शन होता क्या है इसमें मैथमेटिक्स में। तो ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ फंक्शन इज़ अ रूल relating to sets in such a way that each element in first set corresponds to one and only one element in second set। दरअसल में ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना वो दरअसल दो सेट्स के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा करता है। उनके जो एलिमेंट्स हैं ना, दोनों सेट्स के एलिमेंट उनके दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा करता है, ठीक है ना। और वो ताल्लुक़ भी ऐसा होना चाहिए ताकि जो फर्स्ट सेट है उनका जो कोई भी मेंबर है ना वो यूनिक इमेज जनरेट करे, मतलब किसी एक आदमी से मिले, किसी एक नंबर से रिलेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही नंबर, पहले सेट का एक ही नंबर दूसरे सेट के दो एलिमेंट से जाके मिले। अगर ऐसा होगा तो फिर वो रिलेशन कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो ऐसा होना चाहिए। तो फंक्शन एक किस्म का रूल है जो दो नंबर्स के बीच में एक ताल्लुक़ पैदा करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। इसका मतलब है हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो एक्स से वाई की ओर जा रहा है, ठीक है ना। एक्स से वाई तक कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो मैंने फंक्शन लिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अब जब मैं यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करूँगा, ठीक है ना, अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर क्या करेगा, 1 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है ना। सो 1 इंटू 1, ये 1 ही आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 1 आंसर लिख लिया। अगर x की जगह हम 2 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या करेगा, 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 कर देगा, ठीक है ना। तो अब जब मैंने 1 पुट किया मुझे आंसर आया 1, ठीक है ना। तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन कायम हो गया, ठीक है ना। इनके अंदर, इनके बीच में एक रिलेशन कायम हो गया, ठीक है ना। किसने किया, एक्स स्क्वायर ने किया। तो ये इसने क्या किया, एक उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन कायम कर दिया, ठीक है ना। ये देखो 1 to 1, ठीक है ना। इनके दरमियान अब एक रिलेशन बन गया, ठीक है ना। वैसे ही 2 का रिलेशन बन गया 4 से, वैसे ही -2 का रिलेशन बन गया 4 से, क्योंकि -2 इंटू -2 प्लस 4 होता है ना, पॉजिटिव 4 होता है, ठीक है ना। तो -2 का पॉजिटिव 4 से, फिर 3 3 था 9 हो गया, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन बन गया, इन दोनों के दरमियान रिलेशन बन गया, इन दोनों के और इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बन गया। किसने बनाया, एक्स स्क्वायर ने बनाया। तो इसीलिए फंक्शन ये काम करता है, ठीक है ना। अब जो वैल्यूज़ मैंने एक्स की जगह पुट की, जो वैल्यूज़ जो ये जो फर्स्ट सेट है इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं जो मैंने इसमें पुट की है इनको कहते हैं हम डोमेन, ठीक है ना। और हम इसको इनपुट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इन सब को हम कहते हैं डोमेन। यहाँ पे देखो 1 2 -2 -3, 1 2 -2 -3, इनको हम कहते हैं डोमेन, इनपुट्स, ठीक है ना। डोमेन का मतलब होता है इनपुट्स जो हमने एक्स की जगह पुट किए हुए हैं, ठीक है ना। जब मैंने एक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट किया तो उसके कॉरेस्पॉन्ड्स मुझे कुछ आंसर्स भी मिले, ठीक है ना। जो आंसर्स मिले वो कौन से हैं, 1 4 4 9। अब ये हमारी हो गई रेंज, जो हमें आंसर मिला
एक्स की जगह पुट करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है ना, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं रेंज, ठीक है ना। पर जब लिखेंगे यहाँ पे देखो 2 टाइम 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 2 टाइम 4 है, लेकिन जब रेंज लिखेंगे तो 1 टाइम 4 करेंगे, ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। सो 149 ये नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा फिर। तो 149 ये हमारी रेंज हो गई, क्योंकि 1 2 -2 -+3 जब मैंने पुट किया ना तो हमें ये आंसर्स मिली 149, ठीक है ना, ये हमारी होगी रेंज। अब कोडोमेन क्या होती है, देखो पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन कहलाती हैं, दूसरे सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना टोटली उनको हम कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है ना। पर रेंज किसको कहते हैं, रेंज कहते हैं कि डोमेन की कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें आंसर्स मिले हैं ना उन सब को हम रेंज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 डोमेन थी, ये चारों किसी ना किसी एलिमेंट से मिले हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कोई एक 5 है जो किसी से नहीं मिला, तो ये जो 5 हो ये हमारी रेंज नहीं होगी, ये हमारे कोडोमेन में शामिल हो जाएगी। ये हमारे कोडोमेन में शामिल हो जाएगी। यहाँ सारे हमारे कोडोमेन हैं, सारे सारे ये सारे हमारे कोडोमेन हैं, लेकिन ये रेंज नहीं है, ये रेंज है, ये सारी 1 4 4 9 ये रेंजेस है, 5 रेंजेस नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डोमेन नहीं था इसीलिए, ठीक है ना। तो होप कि आपको ये डोमेन, रेंज और फंक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो हम उस ग्राफ, उस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। दरअसल हम करेंगे क्या, मान लो ये हमारा कोई फंक्शन है y=x², ये हमारा कोई फंक्शन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f(x)=x, इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ खुद से अज्यूम करेंगे, ठीक है ना, कुछ वैल्यूज़ हम खुद से अज्यूम करेंगे। उनके लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ये हमारी x होगा और ये हमारा f(x) होगा, या फिर आप इसे y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूँ, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो f(x) की वैल्यू क्या बनेगी, वो 0 बनेगी, ठीक है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी f(x) की, तो 1 ही मिलेगी। अगर मैं 2 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 2 ही मिलेंगे। और -1 पुट करूँ तो मुझे -1 मिलेगा, -2 पुट करूँ तो मुझे -2 मिलेगा। अब हमें ये कुछ पॉइंट्स मिल गई हैं, कौन कौन सी, 0 0 1 1 2 2 -1 -1 -2 -2। आप इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस वाला ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज पुट करनी होगी। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे सारी डोमेन होती हैं, वाई एक्सिस पे सारी रेंजेस होती हैं, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पे देखिए, जब हमने 0 पुट किया तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 0। जब हमने 0 पुट किया तब y की वैल्यू 0 आई, और जब हमने 1 पुट किया, x की जब 1 पुट किया तो हमें वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव बना ऊपर, ये वाली पॉइंट। और जब हमने 2 पुट किया तो हमें y की वैल्यू क्या आई, 2 आई, तो ये यहाँ पे। सिमिलरली अगर जब हमने -1 पुट किया, यहाँ पे देखो -1 पुट किया तो हमें -1 मिला, और -2 पुट किया तो -2 मिला। तो -1 पुट किया तब हमें
-1 पुट किया तब हमें -1 मिला, ये यहाँ पे। और -2 पुट किया तो हमें -2 मिला, ये यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये 4-5 पॉइंट्स ठीक हैं, हमारा इनसे काम निकल जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है ना। ज़्यादा पॉइंट्स लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये बस ठीक है। तो हम आखिर में इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो ये हमारी एक लाइन बन गई, ये हमारी लाइन का ग्राफ है। ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। एक और एक एग्जांपल लेते हैं ग्राफ के ऊपर। मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपने टेबल बनानी पड़ेगी आपको। टेबल बनाने के लिए टेबल लिखनी भी पड़ती है भाई। ये x और ये y लिखो या फिर एफ ऑफ एक्स लिखो, वो आपकी मर्जी है, आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगा, ठीक है ना, तो इसका क्या करेगा, 2 टाइम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जवाब y का 0 आएगा। 0 पुट करने से जवाब y का वैल्यू 0 ही आएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 बनेगा, 2 टू द 4 बनेगा। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तब माइनस इंटू माइनस प्लस कर देगा, तो हमारा +1 बनेगा। अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 बनेगा। ठीक है ना। बस ये काफ़ी पॉइंट्स हैं, इससे हमारा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मान लो यही हमारा एक प्लेन है। अब इसके ऊपर हमने ये वाला ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। तो हम कौन सा ग्राफ बनाना चाहते हैं, हमारी पॉइंट्स क्या क्या हुई हुई हैं, हमें पॉइंट्स मिली हैं 0 पे 0। तो हम ये 0 x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है। 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। ये 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। 2 पुट किया तो हमें 4 आया। देखो ये 2 पुट किया तो हमें 4 आया, ये यहाँ पे 4 आया। ठीक है ना। और जब हमने -1 को पुट किया तो हमें +1 मिला। तो ये देखो -1 को पुट किया तो हमें +1 मिला, ये वाला। और जब हमने -2 पुट किया तो हमें 4 मिला। तो ये देखो -2 पुट किया तो हमें क्या मिला, ये वाला ऊपर वाला 4 मिला। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। इस ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स का। ये जो लाइन थी और ये पैराबोला है। ठीक है ना। अगर आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ी हुई होगी तब आपको पता होगा इसका नाम पैराबोला है। ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ बनते हैं। अब हम ग्राफ सीखने के बाद अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। उनको पढ़ना लाजमी बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि जब हम टाइप ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो हमारी डोमेन और रेंज में मसला आएगा। तो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना लाजमी होता है। सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन सीखते हैं। बचपन से सीख के आए हैं अलजेब्रिक हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ये हमारी अलजेब्रा हुआ करती थी। ठीक है ना। अब हमने ना उनके फंक्शंस पढ़ने हैं। उन अलजेब्रिक जो टाइप्स होते हैं ना उनके फंक्शंस पढ़ने हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है ये पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन, अब ये क्या फंक्शन है, देखो अ फंक्शन
पी ऑफ द फॉर्म, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन पी है जो इस शक्ल में आपको मिले, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर टू प्लस एन माइनस टू, सॉरी, प्लस करते करते आखिर में ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है ना। तो कोई भी जब वेयर ए एन माइनस वन ए टू ए वन ए नॉट, ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर होने चाहिए, और ये जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो हमारे पावर्स हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अगर कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इस शक्ल में दिख रहे हो जहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, और जो पावर है एक्सपोनेंट वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम उसको कहेंगे कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई फंक्शन है पी ऑफ एक्स जो इस तरह से दिखता है, 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। अब ये जो हमारा है ना, अब ये जो है ना हमारा, इससे हम कहेंगे ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके सारे कोएफिशिएंट रियल हैं, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन बन गया। दूसरा एग्जांपल देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5, ठीक है ना। तो जब हम देखेंगे इनके कोएफिशिएंट्स रियल्स हैं और इनके एक्सपोनेंट्स वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है ना। अब इस पॉलिनॉमियल फंक्शन में ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। अब इन एक्सपोनेंट्स में सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन है? वो है n। क्यों? क्योंकि ये देखो n माइनस वन है, n से एक कम है, और ये n से दो कम है, और ये दो है, ये वन है, तो इनमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? वो n है, ठीक है ना। अगर किसी भी एक्सप्रेशंस में जो बड़ा एक्सपोनेंट होगा ना, तो हम उसको कहते हैं वो डिग्री होती है, वो उस एक्सप्रेशंस की वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री कौन सी है? वो डिग्री n है, ठीक है ना। यहाँ इस एक्सप्रेशंस की डिग्री कौन है? वो n है। इस एक्सप्रेशंस की डिग्री क्या है? वो 4 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए ये डिग्री है। इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? वो 2 होगी, 1 नहीं होगी, 2 होगी। अगर किसी पॉलिनॉमियल फंक्शन की, अब हम पढ़ें लीनियर फंक्शन, अब पॉलिनॉमियल फंक्शन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इस तरह का कोई फंक्शन है, उसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 1 हो ना, मतलब डिग्री इज इक्वल टू 1 हो, तब वो लीनियर फंक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल तौर पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? वो हाईएस्ट डिग्री 1 है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 30, हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए ये हमारा लीनियर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? देखो, अब पॉलिनॉमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? अ पॉलिनॉमियल फंक्शन हुज हाईएस्ट डिग्री इज 2। अब कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन आपको दिखे, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी आपको दिखे, अगर उनकी हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तब उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसको पावर 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। तो डेफिनेशन के मुताबिक जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 हो, तो हम उनको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहा करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 3, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब बात करते हैं रैशनल फंक्शन की, कि रैशनल फंक्शंस क्या है। ठीक, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो P/Q फॉर्म में हो, ठीक है ना, जबकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। तब अब जो
रेशनल फंक्शन है ना, सेम केस है यहाँ पे भी, ठीक है ना। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ अपॉन क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो जो कि पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स हो, जबकि क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब हम उस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक रेशनल फंक्शन कहा करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अच्छा ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स वो पॉलिनॉमियल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई और हो। ये सारे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो के बराबर है 3x² - 1 ओवर 5x + 7। अब ऊपर देखोगे तो ये पॉलिनॉमियल है और नीचे वाला भी पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये एक रेशनल फंक्शन बन गया। और ये यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस x² + 1 ओवर 3x² - x + 1, ये भी हमारा क्या है, रेशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि p अपन क्यू फॉर्म में है इसलिए, ठीक है ना। अब p अपन क्यू को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसको ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं ना कि क्यू ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब क्यों ये ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई फंक्शन है x² - 1 ओवर 0। अगर मैंने अपान में डिनोमिनेटर में ज़ीरो कर दिया तब इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे ना 3/0 तो आपको एरर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब है ही नहीं। जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है ना तो उसका जवाब नहीं होता। इससे हम कहते हैं अनडिफाइंड, सिंपली इसको कहते हैं अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ही नहीं है, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको अनडिफाइंड कहा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ग्राफ ऑफ फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे, कुछ और भी टाइप ऑफ फंक्शंस हैं वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक हमारे साथ जुड़ी रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।